सोना और मीरा ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए चले गए। मीरा ने सोना का हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर उतरने में मदद की। सोना ने उसे थैंक्स कहा। ड्राइवर गाड़ी पार्क करने चला गया। सोना और मीरा डॉक्टर के केबिन में चले गए। मीरा ने डॉक्टर को सोना के बारे में बताया। डॉक्टर ने सोना का एग्जामिनेशन किया। डॉक्टर बोली, इन्हें खाना नहीं खाने के वजह से वीकनेस है और ऐसा लगता है सोना बहुत ज्यादा टेंशन लेती है। सोना अपना सिर झुका के चुपचाप बैठी थी। डॉक्टर बोली, बेटा तुम अच्छे से खाना खाए करो। देखो मिसेस शाह तुम्हारे लिए परेशान हो रही हैं। ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करो। घूमो फिरो, अच्छा खाना खाओ, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। सोना क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जाके बैठ सकती हो? मुझे मिसेस शाह से अकेले में बात करना है, डॉक्टर ने कहा। सोना कुर्सी से खड़ी हुई और बाहर चली गई। सोना के जाते ही मीरा थोड़ी गंभीर हो गई। डॉक्टर भी गंभीर हो गई। डॉक्टर ने बताया, देखिए मिसेस शाह, मुझे लगता है सोना को किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। वो किसी बात से डिप्रेस है। अगर वो हंसना मुस्कुराना छोड़ देगी तो उसके लिए बुरा होगा। उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। ऐसा लगता है उसे कोई बात परेशान कर रही है। मेरी मानिए तो आप सोना को किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मीरा ये सब जान के परेशान हो गई। डॉक्टर मीरा को परेशान देखते हुए बोली, मिसेस शाह आप परेशान मत होइए। लंदन में मेरी एक दोस्त रहती है। वो साइकोलॉजिस्ट है। अगर आप चाहो तो उनसे मैं आपको मिलवा सकती हूँ। वो कल या परसों वेकेशन पर इंडिया आ रही है। मैं आपको उनके पास लेके चलूंगी। मीरा ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और केबिन से बाहर निकल गई। सोना केबिन के बाहर बने बेंच पर गुमसुम सी बैठी थी। मीरा ने उसे ऐसे देखा तो उसके आंखों में नमी आ गई। सोना, चलो घर चलते हैं, मीरा ने सोना का हाथ पकड़ते हुए कहा। सोना ने हाँ में सिर हिलाया और बेंच से उठ गई। मीरा सोना का हाथ पकड़ धीरे धीरे बाहर निकल गई। ड्राइवर गाड़ी लेके तैयार था। मीरा ने सोना को अच्छी गाड़ी में बिठाया और खुद उसके बगल में बैठ गई। वो लोग वहां से चले गए। तभी एक गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आके रुकी। लक्ष्य गाड़ी से उतरा। उसने दूर से सोना को देख लिया था। लक्ष्य खुद से बोला, सोना यहाँ क्या कर रही थी? मुझे अभी उससे मिलना होगा, कहते हुए वो गाड़ी में बैठा और उसके पीछे चला गया। कुछ दूर में ट्रैफिक में उनकी गाड़ी फंसी हुई थी। सोना खिड़की से बाहर देख रही थी। रोड में बहुत सारे गार्ड्स खड़े थे। ऐसा लग रहा था वहां कोई मिनिस्टर आया हुआ है। उसकी गाड़ी के पीछे ही लक्ष्य की गाड़ी भी खड़ी थी। सोना ने हल्का सा बाहर झांक के देखा। वहां पर लंबी कतार में कुछ गाड़ियां चल रही थी। सोना को लगा उसने एक गाड़ी के अंदर अंश को देखा जो उसे ही घूर रहा था। सोना घबराहट से उससे नजर फेर ली। अंश उसे देख के मुस्कुराया। लक्ष्य ने भी अंश को सोना को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपना मुट्ठी जोर से भींच लिया। कुछ देर बाद ट्रैफिक साफ हो गया। उनकी गाड़ी आगे चली गई। लक्ष्य की गाड़ी भी उनके पीछे चला गया। सोना और मीरा घर पहुंचे। मीरा ने सोना को हाथ दे के गाड़ी से उतरने में मदद करी। आदित भाग के घर से बाहर निकला। उसने सोना का दूसरा हाथ पकड़ लिया। आदित बोला, दी आप ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बताया? मीरा बोली, आदित पहले सोना को अंदर तो आने दो, फिर आराम से पूछ लेना। आदित सोना को कमजोर देखकर थोड़ा परेशान हो रहा था। गया। आदित सोना को उसके कमरे में ले सोना बोली, छोटे हम ठीक हैं। तुम इतनी फिक्र मत करो। हमें कुछ नहीं हुआ। आदित बोला, दी आपने खुद को मिरर में देखा है। आप कितनी पतली हो गई हो। आदित ने सोना को धीरे से बेड में लेटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया। आदित बोला, दी अब आप आराम करो। उसने सोना के माथे पर प्यार से किस किया और वहां से चला गया। सोना बेड से उठ के बैठ गई। वो बालकनी में आ गई। उसने देखा लक्ष्य उसके बालकनी के नीचे खड़ा था।
उसने लक्ष्य को घर के अंदर आने का इशारा किया। लक्ष्य भाग के घर के अंदर आ गया। सब बाहर सोफे पर बैठे थे। लक्ष्य ने सबको ग्रीट किया और मीरा से पूछा, आंटी, सोना कहाँ है? मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मीरा ने सोना के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो अपने कमरे में है। जाओ मिल लो, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके जाते ही दादी बोली, मीरा, ये लक्ष्य तुम्हें कैसा लगता है? मीरा मुस्कुराते हुए बोली, माँ आप ये क्यों पूछ रही हैं? दादी मुंह बनाते हुए बोली, पहले से बताओ लक्ष्य तुम्हें कैसा लगता है? दादी ने फिर से पूछा। मीरा बोली, अच्छा लड़का है, डिसेंट है, मुझे तो बहुत पसंद है। मीरा को कुछ अजीब लगा। उन्होंने दादी के तरफ देख के कहा, माँ, कहीं आप? वो बोलते बोलते रुक गई। दादू हंसते हुए बोली, हाँ तुमने सही समझा। हमें लगता है लक्ष्य सोना के लिए अच्छा लड़का रहेगा। मीरा पहले खुश हुई लेकिन फिर से सोना का कंडीशन याद आया। वो उदास हो गई। दादी ने मीरा की उदासी भांप ली। उन्होंने मीरा से पूछा, क्या हुआ मीरा? मीरा बोली, कुछ नहीं माँ। वो मैं कुछ सोच रही थी। इधर लक्ष्य सोना के कमरे में था। लक्ष्य ने सोना को कस के गले से लगा लिया। सोना को अजीब लगा क्योंकि लक्ष्य कभी भी ऐसा नहीं करता था। लक्ष्य सोना को देखते हुए बोला, सोना तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर देखा। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम कितनी कमजोर दिख रही हो? लक्ष्य ने फिक्र दिखाते हुए पूछा। सोना लक्ष्य से दूर होते हुए बोली, हम ठीक हैं लक्ष्य। यहाँ आने के लिए थैंक्स। सोना मुस्कुरा दी। लक्ष्य भी मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही बात किए और लक्ष्य सोना को बाय कह के वहां से चला गया। रात के 9 बजे लक्ष्य अपने घर पहुंच। उसने घर के सभी नौकरों को वहां से बाहर भेज दिया। लक्ष्य घर पर बने बार में आ गया। उसने सबसे ज्यादा नशा वाला शराब ग्लास में डाला और पीने लगा। उसे कुछ देर में नशा हो गया। फिर भी वो पीते जा रहा था। उसने एक बोतल खोला और उसके साथ ही पीने लगा। उसने गुस्से से उस बोतल को बार में फेंका। वहां के कुछ बोतल टूट गई। उसने गुस्से से घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। वो गुस्से से चीख रहा था, अंश तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। वो जोर जोर से हांफने लगा। शराब के नशे में वो किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लक्ष्य पलट के देखा तो वहां पर एक आदमी खड़ा था। डैड आप यहाँ? लक्ष्य ने नशे में उस आदमी से पूछा। मिस्टर ओबरॉय बोले, देख रहा हूं तुम अपने मकसद से भटक रहे हो। लक्ष्य ने अपने डैड को देखा और हंसते हुए बोला, डैड वो मुझे प्यार नहीं करती। मैंने बहुत कोशिश की उसे मुझसे प्यार करने के लिए, लेकिन वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। उसने रोते हुए अपने डैड के गले से लग गया। मिस्टर ओबरॉय उसे शांत करते हुए बोले, ऐसे चच लक्ष्य, चुप हो जाओ। मैं उसके घर वालों से तुम दोनों की शादी के लिए बात करूंगा। लक्ष्य अपने डैड को देखने लगा। मिस्टर ओबरॉय ने भी मुस्कुरा के अपना सिर हिला दिया। लक्ष्य अपने डैड के गले लगे ही सो गया। मिस्टर ओबरॉय एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। वो लगभग 50 साल के होंगे। मिस्टर ओबरॉय इस एज में भी बहुत फिट थे। इधर अंश के मिशन पर शिवी उस दिन के बाद से किसी से ज्यादा बात नहीं करती। वो हमेशा कहीं खोई रहती है। अंश की मॉम नीलिमा भी अब अंश के साथ रहने लगी। उन्हें हमेशा से शिवी का ध्यान रहता है। नीलिमा ने अंश के बाद शिवी को सबसे ज्यादा प्यार किया है। शिवी अपने कमरे में थी। दीप उसके कमरे में चुपके से आया। शिवी जो बालकनी में बैठ के बाहर तरफ देख रही थी, उसके आंखों को पीछे से अपने हाथों से ढक लिया। शिवी वैसे ही बैठी थी। उसने बिना किसी भाव के कहा, दीप। भैया। दीप अपना नाम सुने पर लिया खुश हुआ, लेकिन भैया सुनते ही दीप ने अपना हाथ उसके आंखों से हटा लिया और जाने लगा। उसे शिवी के मुंह से अपने लिया भैया सुन के अच्छा नहीं लगा। शिवी ने उसके शर्ट के कोने को कपड़ के खींचा। दीप वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़ के शिवी को देखा। शिवी उसे अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से देख रही थी।
उसकी आंखों में इतनी मासूमियत थी कि दीप जो अभी उससे गुस्सा होके जा रहा था वो भी उसकी आंखों में देखने लगा। इन दिनों जब भी शिवी अकेली होती है या किसी से बात नहीं करती तो दीप उसे कंफर्ट देता था। कई बार शिवी दीप के बाहों में चैन से सो जाती थी। शिवी थी तो बस 19 साल की ही। उसे दीप के फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बहुत ही मासूम थी। दीप उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गया। शिवी अभी भी उसे देख रही थी। दीप ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और वहां से एक चॉकलेट निकाल के शिवी के हाथ में रख दिया। शिवी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान आ गई। दीप उसे प्यार से देख रहा था। शिवी ने दीप को थैंक यू भैया कहा। दीप का ध्यान टूटा। वो शिवी को अपने बाहों में उठा के उसके कमरे के अंदर लेके आया। शिवी भी बिना कुछ कहे उसके बाहों में सिमट गई। दीप ने शिवी को बेड पर लेटाया और उसके माथे पर प्यार से किस किया। दीप के किस करने से शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। दीप वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया। शिवी ने उसका राइट हाथ पकड़ लिया। दीप शिवी को देखने लगा। शिवी ने उसे अपना सिरना में हिला के वहां से नहीं जाने के लिए कहा। दीप ने शिवी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके बगल में बैठ गया। शिवी दीप को ही देख रही थी। दीप भी बस शिवी को ही देख रहा था। तभी बाहर से गाने की आवाज, लग जा गले की फिर ये हंसी रात होना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना। शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सो गई थी। दीप ने उसे सोते हुए देखा तो उसने अपना हाथ शिवी के हाथ से छुड़ा लिया। उसने शिवी को अच्छे से कंबल ओढ़ाया। वो कुछ देर खड़ा होके शिवी के चेहरे को प्यार से निहारा। तुम्हें पता नहीं है शिवी, तुम मेरे लिए कितनी खास हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर कभी अंश को मेरे इस फीलिंग के बारे में पता चला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे तुम्हारे करीब आने से डर लगता है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, दीप ने खुद से कहा। उसके आंखों में आंसू थे। दीप कुछ देर बाद वहां से चला गया। कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद नहीं था। कोई उन दोनों को बहुत देर से देख रहा था। दीप शिवी के कमरे में खड़ा था। नीलिमा जी जो शिवी के साथ कमरे में उसके साथ सोने आ रही थी, उसने हल्के खुले दरवाजे से अंदर देखा। दीप शिवी का हाथ पकड़ के उसके बगल में बैठा था। उसने शिवी को प्यार से देखा। दीप कमरे से बाहर निकलने वाला था, तब नीलिमा जी थोड़ा दूर जाकर छिप गई। दीप को शिवी की इतनी फिक्र करते देख नीलिमा जी थोड़ा सा मुस्कुराई और शिवी के कमरे में आ गईं। उन्होंने शिवी के सोते हुए चेहरे को देखा। उसके चेहरे में सुकून था। नीलिमा जी शिवी के बगल के जाके लेट गई। फाल ने जब अपने पास किसी को महसूस किया तो वो नीलिमा जी से लिपट गई। नीलिमा जी मुस्कुरा दी और उसके माथे को किस करके वो भी उसे हग करके सो गई। इधर कबीर सोने जाने वाले थे तभी उनका फोन ऑट सील देखा। किसी अनजाने नंबर से उसके पास कॉल आ रहा था। उसने झट से कॉल एस किया। सामने से एक लड़के की आवाज आई। थोड़ी देर बाद है कबीर ने फोन कट किया। कबीर के माथे पर पसीना आ रहा था। उन्हें देख के लग रहा था वो बहुत घबरा रहे थे। है महादेव, जिसका डर था वही हो रहा है। कृपया करके मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए, कबीर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। तभी मीरा बाथरूम से बाहर आई। उन्होंने जब कबीर को ऐसे परेशान होते हुए देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखा। कबीर मीरा को देखने लगे। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कबीर बेड पर बैठते हुए बोला, मी रेयजदा के पाका कॉल आया था। उन्होंने बताया मी रेयजदा मुझसे मिलना चाहते हैं। तुम तो जानती हो ना, आजकल हमारे फैक्ट्री अच्छे से नहीं चल रही। हमें हर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में मी रेयजदा मुझसे मिलना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या है। उन्होंने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुआ। मीरा ने कबीर को समझाते हुए कहा, देखिए आप परेशान मत होइए। आप उनसे मिलके देखिए वो क्या करना चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। अभी हमें पता नहीं है वो आपसे क्यों मिलना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, आप कल शाम को घर खाने पर बुला लीजिए। हम दोनों उनसे बात करेंगे। मीरा ने उन्हें मुस्कुरा के देखा तो कबीर भी मुस्कुरा दिए।
दोनों कुछ देर में सो गए। रात के 11 बजे सोना अपने कमरे में सोए उधर टहल रही थी। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसे डर था अगर वो सो गई तो फिर से उसे बुरा सपना आएगा। वो चलते चलते थक गई और सोफे पर बैठ गई। उसने एक ग्लास पानी पिया और वो अपना सिर पीछे करके अच्छे से बैठ गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। उसे पता नहीं चला कब वो बैठे बैठे सो गई। उसने आज भी पतली सी नाइट ड्रेस पहना था। थोड़ी कमजोर होने के वजह से थोड़ी मेल चिट सी लग रही थी। रात के 1 बजे कोई बालकनी से कूद के उसके कमरे में आया। उसने आज भी काले कपड़े पहने थे लेकिन उसने अपना चेहरा नहीं ढका था। वो धीरे से सोना के तरफ बढ़ गया। उसने देखा सोना सोफे पर अनकंफर्टेबल पोजीशन में सो रही थी। उसका सिर एक साइड को झुका हुआ था और उसका एक हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। उसके काले लंबे बाल फर्श को छू रहे थे। अंश ने सोना को आराम से अपनी बाहों में उठाया। सोना भी उसके बाहों में आराम से थी। अंश ने उसे बेड पर लेटा दिया। उसने अपनी शर्ट के एक एक करके सभी बटन खोल लिए। उसने अपनी शर्ट उतारी। अंश का परफेक्ट बॉडी कमरे की हल्की रोशनी में साइन कर रहा था। अंश अब सोना के बगल में आके लेट गया था। उसने सोना के कमर को एक हाथ से पकड़ा और उसके शरीर को खुद से चिपका लिया। उसके पतली से नाइट ड्रेस को उसके शरीर पर देखकर अंश को अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपना चेहरा सोना के गर्दन में छुपा लिया। सोना को नींद में गुदगुदी हो रही थी। अंश ने सोना के चेहरे को करीब से देखा। वो थोड़ी कमजोर लग रही थी। अंश के होंठ एक तरफ से उठ गए। उसने मन में सोचा, अभी से तुम्हारी ये हालत है, आगे का झटका कैसे झेलोगी गर्ल। अंश ने एक बार फिर से अपना चेहरा सोना के गले में छुपा लिया और उसके सेंट को हेल किया। सोना के बदन से नेचुरल स्मेल आ रही थी जो अंश को मदहोश बना रही थी। उसने उसके गले पर हल्का सा किस किया और उसने सोना को और भी कस के अपने मजबूत बाहों में भर लिया। सोना के मुंह से हल्का सा आह निकला। उसने अपने दोनों हाथों को अंश के सीने में रख दिया। अंश को सोना के टच से अजीब लग रहा था। अंश कुछ देर में वैसे ही सोना के साथ सो गया। सुबह 8 बजे सोना के दरवाजे में किसी ने खटखटाया। सोना नींद में थोड़ा कसमसाई। उसके एसयूसी उधर होने से अंश की भी नींद खुल गई। उसने सोना को ऐसे सोते हुए देखा। उसने देखा सोना के लंबे बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। उसने एक हाथ से सोना के चेहरे से उसका बाल हटाया और गौर से देखने लगा। अंश सोना के गाल को अपने अंगूठे से सहला रहा था। उसने सोचा, अच्छे से नींद पूरी करो क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अंश को होश आया वो क्या कर रहा था। सोना की भी नींद खुल गई थी। उसने अपना हाथ अपने आंखों पर रखा। अंश मौका देख के बेड से नीचे उतरा और इधर उधर अपना शर्ट ढूंढने लगा। उसने शर्ट पहना और बालकनी से सीधा नीचे कूद गया। सोना आंख मसलते हुए उठ के बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और मीरा चाय लेके अंदर आ गई। मीरा ने सोना को गुड मॉर्निंग विश किया। उसने बालकनी को देखते हुए कहा, तुम बालकनी खुला करके कैसे सोती हो? रात में ये खतरनाक है। वो चाय लेके सोना के पास बैठ गई। मीरा ने देखा सोना के बाल में कुछ चमक रहा था। उसने सोना के सिर में हाथ रखा और चुपके से उसे निकाल लिया। सोना उठ के बाथरूम में चली गई। मीरा ने उस चीज को देखते हुए कहा, देखने में तो ये कोई चैन जैसे लग रहा है, वो भी किसी लड़के की। सोने की पतली सी चैन, वो भी लड़के का, वो भी सोना के बालों में आई। मीरा ने फिर बालकनी के तरफ देखा और फिर चैन को देखने लगी। उसके दिमाग में कुछ आया। वो बालकनी में चली गई। उसने देखा वहां पर जूते का निशान है। मीरा हैरान हो गई। उसे समझते देर नहीं लगा इस हाल में क्या हुआ है। उसने अपना लार निगल लिया। कुछ देर बाद सोना बाथरूम से फ्रेश होके आई। आज वो थोड़ी ठीक लग रही थी। उसने आज पूरा नींद लिया था। उसे कोई बुरा सपना नहीं आया था। इस वजह से वो आज फ्रेश लग रही थी। मीरा ने सोना को देखा। वो कुछ पूछना चाहती थी लेकिन चुप हो गई।
सोना चाय लेके बालकनी में आ गई और झूले में बैठ के चाय पीने लगी। मीरा अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उसने चैन एचएलएस्ट में कस के पकड़ फरार। अगर मैं जो सोच रही हूं वो सच है तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा, मीरा ने अपने मन में सोचा। उसके हाव भाव अजीब से हो गए थे। दुधर अंश अपने घर आ गया था। वो अपने कमरे में गया तो देखा रेहान उसके बेड पर सो रहा है। उसने उसे एक बार देखा और टॉवेल लेके बाथरूम में चला गया। उसने शॉवर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे रह रह के सोना के शरीर की खुशबू अपने पास महसूस हो रही थी। ठंडे शॉवर के बाद वो बाथरूम से टॉवेल पहन के बाहर निकला। उसने अपने गले में एक और टॉवेल डल रखा था जिससे वो अपना ही बाल पोंछ रहा था। रेहान अभी भी सो रहा था। उसने गीले टॉवेल रेहान के ऊपर फेंक दिया। रेहान हड़बड़ाते हुए उठ गया। तुम्हें पता है ना रेहान, तुम मेरे बेड पर सोए हो, उठो और दफा हो जाओ, अंश ने रेहान से बिना देखे कहा। उसने कबर्ड से ब्लैक शर्ट और ऑफ व्हाइट ट्राउजर निकाल के बेड पे रख दिया। भाई आपने तो मुझे डरा दिया आरी, रेहान ने कहा। वो तो मैं यहाँ मोम के कहने पर आपको जगाने के लिए आया था, लेकिन आप नहीं थे। मैं बेड में बैठ के आपका वेट कर रहा था, तभी मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। ही, ऐसा कहके रेहान अपना पतीसी दिखाना लगा। अंश शर्ट का बटन बंद करते हुए कहा, अब जल्दी बताओ, मोम क्यों बुला रही हैं और तुम कितने टाइम से यही कमरे में हो? रेहान बेड से खड़ा हुआ और बोला, भाई आपको पता है मोम ने मुझे सुबह 4 बजे जगाया। उन्होंने बताया हमें कहीं जाना है। उन्होंने मुझे आपको जगाने के लिए कहा और मैं यहाँ रेडी हो के 5 बजे से था। 1 मिनट, भाई आप रात भर कहाँ थे? मैंने कभी आपको सुबह जल्दी जागते हुए नहीं देखा। आप तो हमेशा 7 बजे के बाद जागते हो। और आप बाहर से आ रहे हो? रेहान ने अंश को आंखें छोटी करके देखा। अंश जो अपना सेला रोल कर रहा था वो रेहान की बातें सुन के रुक गया। कहीं आप किसी लड़की के साथ तो नहीं थे? रेहान शरारती अंदाज में बोला। अंश ने उसे आंखें छोटी करके देखा। रेहान चुप हो गया और वहां से भाग गया। भागते हुए वो चिल्ला के बोला, भाई मैं 71,001 को बता दूंगा, आप रात भर कमरे में नहीं थे और किसी लड़की के साथ थे। अंश ने बस अपना सिर हिला दिया। ये लड़का कभी नहीं सुधार सकता। वो भागते भागते मॉम से टकरा गया। मॉम उसे पकड़ते हुए बोली, रेहान मैंने तुम्हें अंश को जगाने के लिए कहा था ना? तुम अभी दिखाई दे रहे हो। और अंश कहाँ है? मॉम वो भाई। रेहान इतना ही बोल पाया था कि अंश अपने कमरे से बाहर निकला। उसने रेहान को घूर के देखा। रेहान मॉम के पीछे छुप गया। मॉम ने उन दोनों को देखा और गहरी सांस बेस्ट। मॉम आपने मुझे क्यों बुलाया? अंश ने बिना किसी भाव के कहा। नीलिमा ने कहा, हाँ हमें तुम्हारे नानू के पास जाना है। उन्होंने सबको बुलाया है। और बाऊजी और तुम्हारे डैड भी पहले ही निकल चुके हैं। तुम दोनों ने देर कर दी। रेहान खुश होते हुए बोला, वाओ मॉम, एम कब आए इंदौर से? आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो पहले ही दादू के साथ चला गया रहता। भाई के चक्कर में लेट हो गए, रेहान ने एक ही सांस में एल। चलो अब जल्दी चलो, नहीं तो दादूजी गुस्सा करेंगे। अंश ने रेहान को घूर के देखा। रेहान घर से बाहर भाग गया। नीलिमा ने अंश को देखा। अंश भी बाहर निकल गया। नीलिमा भी उनके पीछे निकल गई। 3 घंटे बाद तीनों दिल्ली से थोड़ी दूर अग्रवाल विला पहुंच गए। उनके बड़े से घर के सामने बहुत सारी गाड़ी खड़ी थी। तीनों अंदर गए। सभी हॉल में बैठे थे। शिवी, शौर्य और दीप भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर और भी रिश्तेदार नानू से मिलने आए थे। शिवी नानू के पास बैठी थी। नानू शिवी से बहुत प्यार करते थे। वो थी ही बहुत प्यारी। अंश और रेहान नानू के पैर छूकर उनके गले लग गए। सब उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। नानू ने दोनों को देखा और दोनों के पीठ थपथपाते हुए कहा, जीते रहो मेरे मेल। नानू ने तुम दोनों को बहुत मिस किया, नानू ने खुश होके कहा। उनकी उम्र करीब 80 साल से ज्यादा थी। उनकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी।
दाढ़ी और बाल भी सफ़ेद हो गए थे। उन्होंने सफ़ेद धोती और कुर्ता पहना था। उनके हाथ में एक छड़ी भी थी। नीलिमा जी उनके पास आईं और उनके पैर छू लिया। नानू ने उनके सिर पर हाथ रखा और सदा सुहागन रहने की आशीर्वाद दी। सब बैठ के बातें कर रहे थे। कुछ देर में एक मेड सबके लिए खाने पीने के लिए कुछ कुछ लेके आई। सब खाते हुए बातें करने लगे। नानू ने कहा, तो मेरे मिल तुम सब कब शादी कर रहे हो? सब हंसने लगे। ये बात अंश, दीप, शौर्य और रिहान से थी। चारों कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। चारों के गले में कोल्ड ड्रिंक अटक गया। देखो, अब मैं और तुम्हारे दादू बूढ़े हो गए हैं। हमें दोनों को हमारे नाती के बच्चों के साथ खेलना है। इतने बड़े हो गए हो, आखिर कब हमारे बहुओं का मुंह दिखाओगे? सभी लड़के इधर उधर देखने लगे। उनके ऐसे रिएक्शन पर सभी बड़े हंसने लगे। दादू ने मुंह बनाते हुए कहा, समधी जी अब आप ही कुछ समझाए। हमारा कहना तो कभी नहीं माना। अब आप फिक्र मत करिए समधी जी। अब मैं ना गया हूं ना। अब हम दोनों मिलके अपने अपने लिए पोता बहू और नाती बहू ढूंढेंगे, नानू ने कहा। फिर सब हंसने लगे। रिहान ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दादू नानू आप दोनों तो शादी के पीछे ही पड़ गए? भाई तो शादी करने से रहे। लेकिन आप दोनों मेरे लिए मत ढूंढना। मैं अपने लिए आपका पोता बहू खुद ढूंढ लूंगा। वो भी बहुत सही। दादू और नानू उसकी बात सुन के जोर जोर से हंसने लगे। दादू ने अंश को देखते हुए कहा, मुझे तुम तीनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं अंश की शादी जल्दी से हो जाए। अंश दादू को देखने लगा। दादू ने आगे कहा, तुम तीनों तो शादी कर ही लोगे, लेकिन अंश की फिक्र लगी रहती है। पता नहीं कब शादी करेगा ये लड़का। दादू ने अपना सिर उदासी से हिला दिया। अंश ने उन्हें देखा और हल्के से कहा, बहुत जल्द। सब उसे आश्चर्य से देखने लगे। दादू और नानू तो बहुत खुश हो गए। दोनों ने एक साथ पूछा, क्या सच में? सबकी आंखें हैरानी से अभी भी अंश को ही देख रही थीं। अंश ने सबको एक बार देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। दीप और शौर्य को कुछ अजीब लगा। रिहान ने उन दोनों की आंखों से इशारा किया कि बाद में बताऊंगा। तभी अंश का फोन बजने लगा। उसने देखा कृष का कॉल था। अंश ने सबको वहां 98,759 कहा और घर के अंदर बने एक कमरे में चला गया। हाँ बोलो कृष, अंश बोला। सामने से कृष ने कहा, सर मिस्टर शाह ने आपको शाम के खाने के लिए इनवाइट किया है। अंश मुस्कुराया और कहा, आज का कैंसल करो। उनसे कहना आज मैं बिजी हूं। उनसे कहो कल हम उनके घर डिनर पर आएंगे। कृष अंश की बात सुन के हैरान हो गया, क्योंकि उसने ही कहा था आज मीटिंग के लिए। कृष ने यस सर कहा। अंश फोन काटने वाला था तभी कृष ने कहा, सर आज शाम को मिस्टर बद्रा ने अपनी सक्सेस पार्टी के लिए इनवाइट किया है। मैंने उनसे कहा आपको पूछ के बताता हूं। क्या मैं उनको हाँ बोल दूं? कृष ने पूछा। अंश ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। अंश खतरनाक हंसी हंसा। मिस्टर कबीर मैल आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है, अंश ने खुद से कहा और बाहर चला गया। कुछ देर बाद सब मेहमान वहां से चले गए। रायजादा परिवार के लोग ही बैठे थे। सबने लंच एक साथ किया। सब हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगे। कुछ देर बाद रायजादा फैमिली भी वहां से जाने लगे। अंश ने नानू को गले से लगाया। उन्होंने अंश के कान में चुपके से कहा, देखो तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। जल्दी से शादी कर लो। अंश उन्हें मुस्कुरा के देखा और वहां से सब चले गए। अब अंश, रिहान, शौर्य और दीप चारों एक गाड़ी में थे। दीप ने अंश से कहा, चल अब जल्दी बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तुमने शादी के लिए हाँ कहा। आज तक से तो तुम शादी के नाम से भागते थे। अब इतनी जल्दी शादी के लिए मान गए? शौर्य दीप का साथ देते हुए कहा। रिहान अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, अरे दीप भाई मैं बताता हूँ, आजकल अंश भाई रात भर कमरे में नहीं रहते। मुझे लगता है अंश भाई ने गर्लफ्रेंड बना ली है। अंश ने उसे घूर के देखा। दीप और शौर्य दीप को सवाल नजरों से देखने लगे। अंश ने कुछ नहीं कहा। दीप ने कहा, अंश कहीं तुम सोना ऐस? दीप ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी।
अंश ने उसे देखा। रिहान हैरानी से अंश को देखने लगा। भाई आपका दिमाग तो ठीक है ना? मतलब आप उससे शादी करोगे? उसने शिवी के साथ फैट किया था, भूल गए? रिहान ने। अंश ने कुछ नहीं कहा। रिहान पूरे सफर भर मुंह फुला के बैठा रहा। कुछ देर बाद सब घर पहुंच गए। तीनों अंश के कमरे में चले गए। रिहान अभी भी गुस्सा था, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया। किसी ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की। ताई जी ने सके लिए कॉफी भेजा। इधर कबीर के केबिन में एक आदमी कबीर के सामने वाले कुर्सी पर बैठा था। मिस्टर शाह, हमारे सर ने मुझे आपको पार्टी में 1.19 करने के लिए भेजा है। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आना, सर ने आपको खास इनवाइट किया है। कबीर ने थैंक यू कहा और आदमी चला गया। कबीर ने इनविटेशन कार्ड को मिस्टर अनिल बद्रा। कबीर ने कार्ड में एक नाम पढ़ा। शाम का समय, शाह विला। शाम को कबीर और मीरा पार्टी के लिए रेडी हो गए। आदित्य और आकाश भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पापा, मैं अच्छा लग तो रहा हूं ना? मैंने कभी पार्टी नहीं देखी, आदित्य ने कबीर से मासूमियत से पूछा। कबीर मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिलाया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू छोटी माँ, आदित्य ने खुश होते हुए कहा। आदित्य 19 साल का था, लेकिन कमजोरी के वजह से उसका एज कम लगता था। वो थोड़ा पतला सा था, जैसे उसके उम्र के लड़के दिखते हैं, उनसे थोड़ा अलग दिखता था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहना था। छोटी माँ, दी हमारे साथ फाल नहीं आ रही? उनसे कहो ना हमारे साथ चले, आदित्य ने उदास होते हुए कहा। मीरा ने कबीर को देखा। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं उसे रेडी करके लाती हूँ। मीरा सोना के रूम में गई। सोना बालकनी में बैठी थी। वो गुमसुम सी बैठी थी। मीरा ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा, वह चौक के पीछे देखने। मीरा को अपने पास देख के उसने गहरी सांस छोड़ी। आंटी आप लोग नहीं गए, छोटे का ध्यान रखना, सोना ने कहा। मीरा मुस्कुरा दी। आदित्य ने तुम्हें साथ चलने के लिए कहा है। तुम भी चलो हमारे साथ। अरे वहां अकेला नहीं होगा, फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कब से घर से बाहर नहीं निकली हो? सोना ने एक पल के लिए सोचा, फिर मीरा को देखने लगी। मीरा ने सोना को मुस्कुरा के देखा। सोना हाँ में सिर हिला दी। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। कुछ देर बाद सोना लाल कलर का पलाजो सूट पहन के मीरा के साथ उनके पास आई। उसने अपने लंबे बाल चोटी में गूंथ लिया था, जो पीछे कमर के नीचे तक था। उसने मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और हल्का लिपस्टिक लगाया था। आदित्य उसके पास आया और सोना का हाथ पकड़ लिया। सोना उसे खुश देख के हल्का सा मुस्कुरा दी। सब पार्टी में चले गए। इधर पार्टी में मिस्टर बद्रा और मिसेस बद्रा पार्टी में सबसे जान पहचान कर रहे थे। वो लोग दिल्ली में नए थे, इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे। आज ये पार्टी उनके फूड फैक्ट्री के सक्सेसफुल होने के लिए रखी गई थी। दिल्ली के सभी बड़े लोग इस पार्टी में मौजूद थे। सब बातें कर रहे थे। तभी शाह फैमिली भी पार्टी में आ गई। उन्होंने देखा पार्टी बहुत बड़ी गार्डन पर थी। सभी तरफ कलरफुल लाइट्स डेकोरेट थे। मिस्टर बद्रा के पा ने उन सबका वेलकम किया। उन्होंने 4 बद्रा और शाह फैमिली का सेट। कबीर ने अपना हाथ आगे करके मिस्टर बद्रा से हाथ मिलाया। हमें पार्टी में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया मिस्टर बद्रा, कबीर ने बद्रा से कहा। मिस्टर बद्रा ने सबको वेलकम कहा। कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर बद्रा ने कहा, आप सब पार्टी वाला कीजिए, कुछ स्पेशल गेस्ट आ गए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। और दूसरे गेस्ट को हीस करने चले गए। सोना और आदित्य पहली बार ऐसे पार्टी में आए थे, इसलिए उन दोनों को थोड़ा नया सा लग रहा था। दोनों राउंड टेबल के पास चेयर पर बैठ गए। कबीर दोनों जान पहचान वालों से बात कर रहे थे। दीदी सब यहाँ बहुत सुंदर हैं ना? आदित्य ने एक्साइटेड होते हुए कहा। सोना इधर उधर देखते हुए सिर हाँ में हिला दी। उसने देखा कोई जाना पहचाना उसके पास आ रहा था। वो लक्ष्य था। लक्ष्य सोना को इस पार्टी में देखकर हैरान और खुश दोनों था।
सोना भी लक्ष्य को वहां देखकर हैरान थी। उसके साथ एक मिडिल एज आदमी भी था। लक्ष्य सोना के पास आया और उससे हाय कहा। सोना भी उसे देखकर खड़ी हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने दिनों बाद हम यहाँ मिलेंगे। तुमने तो मेरा कॉल अटेंड करना ही बंद कर दिया, लक्ष्य ने कहा। सोना कुछ नहीं बोली बस। तुम बहुत गिलक्स हो यंग लेडी, लक्ष्य के साथ वाले ने सोना को कॉम्प्लीमेंट दिया। सोना उसे कंफ्यूज लुक देने लगी। लक्ष्य ने उन दोनों का परिचय कराया। सोना ये मेरे एसएस हैं और डैड ये सोना है। मैंने बताया था ना आपको। सोना ने लक्ष्य के डैड को नमस्ते किया। लक्ष्य के डैड ने उसे देखकर खुशी व्यक्त की। आदित्य भी लक्ष्य को देखकर खुश था। लक्ष्य भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। हम दोनों अकेले हो गए थे। पापा और छोटी माँ बातें कर रहे हैं। अब आप हमारे साथ बैठिए। आदित्य की बात सुन के लक्ष्य हंस दिया। लक्ष्य के डैड के पास मिस्टर बद्रा आए और उनसे बात करने लगे। वो तीनों अब एक दूसरे से बात करने में व्यस्त हो गए। एक डेक्स उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक दे के वहां से चला गया।